हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 फिजिक्स का, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ोगे बुक से तो शायद ही कुछ समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी थ्योरी दी हुई है। इतनी सारी थ्योरी दी हुई कि आपने शायद पूरे 10th में भी उतनी थ्योरी नहीं पढ़ी थी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पूरे चैप्टर में एक्चुअली वो चैप्टर आपको बताना चाहता है कि आप आने वाले 2 साल में कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हो या क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो एक चैप्टर में आप 2 साल की पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, इसलिए वो चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उस चैप्टर में मैक्सिमम बहुत सारा डाटा दिया हुआ है बच्चों, मतलब साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, लॉज के नाम दिए हुए हैं, कब कौन सा लॉ डिस्कवर हुआ था या कब कौन सा लॉ प्रूफ हुआ था, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये सब इंफॉर्मेशन एक्चुअली आपको याद करना नहीं पड़ता, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में या नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ोगे तो एक टॉपिक पर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, तब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि कौन सा लॉ कब आया था। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट साइंटिस्ट तो पता ही होगा कि कौन सा लॉ किसने दिया या कौन से साइंटिस्ट ने दिया। तो इस चैप्टर में जो डाटा वाला सेक्शन है मोस्टली आप उसको स्किप कर सकते हो। जस्ट आप अपने स्कूल के टीचर से कंसल्ट कर लेना कि क्या वो आपको उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वो उस पर क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर मैं उन टीचर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो हिस्ट्री का पेपर ले रहे हैं, फिजिक्स का नहीं। क्योंकि अगर डेट और नाम आपको पूछे जा रहे हैं तो वो तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पूछा जाता है, फिजिक्स में नहीं पूछा जाता। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहला फिजिक्स वर्ल्ड जब हम नाम देते हैं तो फिजिक्स वर्ल्ड क्यों नाम दिया है इस चैप्टर को, तो याद रखो बच्चों, जो फिजिक्स है या चलो फिजिक्स कहां से आया, फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से, तो सबसे पहला हमारे पास आता है साइंस। फिर से मतलब जिन्होंने केमिस्ट्री का वीडियो देखा है उनके लिए ये रिपीट है। तो ये आता है साइंस से। साइंस का मतलब होता है, क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। साइंस का मतलब होता है टू नो। क्या होता है? टू नो मतलब पता करना। टू नो का मतलब होता है पता करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके बारे में स्टडी करना। टू नो या फिर टू स्टडी। तो साइंस का मतलब होता है स्टडी करना, पढ़ाई करना। हाँ, वो वही तो कर रहे हैं हम इतने सालों से। सर और क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ना, आगे जाना है या नहीं जाना है? जाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है साइंस इज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब अंडरस्टैंड किसे करते हैं? जो हमें दिखता है। मतलब इंसानों ने सबसे पहले क्या किया, सोचो आप कि बहुत ज़माने पहले जब हम आदिवासी होंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसे, हम स्टोन एज की एज में, तो लोगों को कुछ पता नहीं होगा चीज़ों के बारे में। एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, मतलब हर चीज़ उसमें नई दिखती होगी। पत्ती दिख रही, अरे वाह क्या है ये, चमकीला है, कुछ पानी दिख गया, अरे क्या है, क्या चमक रहा है। तो ऐसे करते करते इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते करते हमारे पास आज की डेट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि लगभग दुनिया की सभी चीज़ें हमें पता है। ऐसी बहुत कम चीज़ें जो हम नहीं जानते। मतलब जो भी चीज़ें हम दुनिया में समझ सकते हैं, मतलब साइंस मतलब जो चीज़ें हम समझ सकते हैं, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जिसका डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। हाँ या नहीं? बहुत कम चीज़ें जिनके बारे में हम नहीं जानते, और ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बस लोग बोलते हैं, उसका हम प्रूफ नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के बारे में हम नहीं पढ़ते। जैसे कि एग्जांपल स्पिरिट्स के बारे में, घोस्ट के बारे में या गॉड के बारे में हम साइंस में नहीं पढ़ते। वो है या नहीं उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, इट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक, बट साइंस में हम उसके बारे में नहीं पढ़ते। हम साइंस में हमारे आसपास दिखने वाली चीज़ें जो प्रेजेंट है, जिसे हम प्रूफ कर सकते कि वो प्रेजेंट है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ठीक है, उसके फिर हमने क्या किया, साइंस के पार्टीशन कर दिए। पहला पार्टीशन हमने हमारे बारे में पढ़ने की कोशिश की कि हमारे अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, या लिविंग थिंग के बारे में क्या होता है, लिविंग थिंग्स के बारे में। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी हो गया। सेकेंड पार्ट, फिर इतने सारे लिविंग थिंग्स के अंदर क्या प्रोसेसेस हो रही है, या हम खाना खा रहे तो खाना क्या है, हम सांस ले रहे तो वो एयर क्या है, उन सब के बारे में हमने स्टडी करने की कोशिश की। पानी क्या है, इन सब के बारे में, सॉइल क्या है, तो ये सब हमने पढ़ा केमिस्ट्री में। तो हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन जो सबसे डेंजर सब्जेक्ट है, डेंजर मतलब जिसमें हम लोगों ने ये सब चीज़ें पॉसिबल क्यों है, मतलब बारिश आती है तो ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, मतलब नीचे से अगर हम कुआं खोदते तो नीचे का पानी ऊपर क्यों नहीं उड़ता? क्वेश्चन है, क्यों नहीं उड़ता? तो देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ रहेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। हमको आंसर अब पता है, लेकिन जब पता नहीं था तब किसने सोचा? न्यूटन ने सोचा कि इस तरीके से ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है। अगेन
हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर हम पास में लाए तो वो अट्रैक्ट ही क्यों करते हैं, वो रिपेल क्यों नहीं करते? अगर हम सेम पोल को पास में लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? वाई? क्या उसके पीछे लॉजिक है? कौन सी चीज़ें काम करती है? तो ये जो चीज़ें हैं, लॉज है, अब सन सेंटर में है और प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अर्थ के चक्कर सैटेलाइट लगा रहे हैं, मतलब मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है, या सैटेलाइट्स प्लैनेट के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब अगर आप ज़्यादा डिटेल के फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते होगे तो आपको अभी पता चला होगा कि, मतलब पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, लेकिन सन जो होता है वो एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, सन रुका हुआ नहीं है। अगर आपने कुछ पढ़ा होगा उसके बारे में, अब तक हम पढ़ते थे कि सन एक जगह रुका हुआ है, प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन असली में सन भी चल रहा है और उसके साथ साथ प्लैनेट रिवॉल्व करते करते चल रहे हैं। इमेजिन कि वो कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स, और वो सन भी किसी चीज़ का चक्कर लगा रहा है, एक्चुअल में सन भी किसी चीज़ का चक्कर लगा रहा है। इस तरीके से हमारा यूनिवर्स चलता है, और वो चीज़ हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं पता, पूरे डिटेल में नहीं पता, लेकिन हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो अब तक प्रूफ हो चुका है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं कि इतना डिटेल में हम फिजिक्स पढ़ने वाले। इन फ्यूचर अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ पर जाके उस बारे में पढ़ सकते हो। चलो अब सेकेंड टर्म हमारा जो इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं या फिजिक्स होता क्या है। तो मेरे टर्म्स में, मतलब फिजिक्स जो है, अगर मैं कहूँगा फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज एन इमेजिनरी सब्जेक्ट। ये एक इमेजिनरी सब्जेक्ट है। बहुत से लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए ये अलग अलग हो सकता है। ये एक इमेजिनेशन है। सपोज मैं एग्जांपल लूँ आपके लिए कि अगर ये पेन रखा हुआ है, फिजिक्स कहता है कि जब तक मैं इसमें फोर्स अप्लाई ना करूँ तब तक ये पेन हिलेगा नहीं। आपने पढ़ा है ना फर्स्ट लॉ ऑफ क्या, फोर्स मोशन, अनलेस अंटिल आई अप्लाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स द ऑब्जेक्ट विल स्टे इन स्टेशनरी और इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा कुछ लंबा सा स्टेटमेंट पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में रहेगा जब तक मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करूँ। तो देखो बच्चों, मैं हाथ इसको लगा रहा हूँ, क्या यहाँ पर फोर्स लिखकर आ रहा है? कहीं तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ पर फोर्स लिखकर आ रहा है? पर ये पेन उठ गया, तो यहाँ पर फोर्स जैसा कुछ नहीं लिखा है। फोर्स इज एन इमेजिनेशन। ये एक साइंटिस्ट की कल्पना है, हमने उसे इमेजिन किया ताकि हम इसको समझ सके कि जब मैं पेन को पुल कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है, उसको धक्का दूंगा तो ये सामने चले जाएगा। तो ये हमारी इमेजिनेशन है। ग्रेविटेशन लॉ या ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूटन ने कहा कि दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये दो मैंने मास रख लिए। क्या आपको इसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लिखा हुआ दिख रहा है? कहीं पर कहीं एरो बन के दिख रहे हैं? कहीं पर मुझे तो नहीं दिख रहे। अगर आपके पास दिख रहे होंगे तो शायद आप शक्तिमान होंगे। मैं तो शक्तिमान नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ। तो ठीक है, तो शक्तिमान हो तो बचाओ लोगों को, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो? ठीक है, चलो वापस आते हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फिजिक्स इज एन इमेजिनेशन सब्जेक्ट, इमेजिनरी सब्जेक्ट। तो अगर आपको फिजिक्स समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने इमेजिनेशन पावर बढ़ाने पड़ेंगे। सोचने की क्षमता आप में भी उतनी है जितनी बाकी लोगों में है, बस आप अपने सोचने की थिंकिंग पावर को एक कॉम्पैक्ट जगह पर रखते हो। जैसे आप सोचते ही नहीं उतना कॉम्पैक्ट जगह पे ही सोचते हो। जैसे पेन बोल दिया तो इस पर क्या क्या अप्लाई हो सकता है, फोर्स अप्लाई हो सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई होंगे। धीरे धीरे आपको अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर आप इस सब्जेक्ट को ईजिली समझ पाओगे। अब मैंने कहा ईजिली समझ पाओगे, क्यों ईजिली समझ पाओगे? इसका रीजन भी आप बोलोगे सर हमें नहीं समझता, तो मैं ईजिली इसलिए बताता हूँ। देखो, पानी अगर हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो ऊपर से पानी नीचे आता है, ये आपको नहीं समझता। पानी अगर आप छत से फेंक दोगे तो क्या वो नीचे किसी के ऊपर गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। ऑब्वियसली अगर आपको अपने दुश्मन के ऊपर पानी फेंकना हो तो आप ऐसे ही फेंक दोगे ऊपर से। दूसरा, बहुत सारे एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे, पेन लिखता है तो कॉपी में लिख रहा है पेन, तो आप पेन से कॉपी में लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होने वाला है। पेन से आपने कभी लिखा नहीं, कॉपी में लिखा या नहीं लिखा, अभी भी लिख रहे होगे शायद से, तो उसमें भी एक टाइप का फिजिक्स लगता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अब मैं बोल रहा हूँ एनर्जी, साउंड वेव, मेरे मुंह से साउंड वेव्स रिलीज हो रही है, माइक से कैप्चर होकर रिकॉर्ड हो रही है और आप लोग हेडफोन लगाकर सुन रहे हो तो वहाँ पर आपको साउंड वेव सुनाई दे रही है। ये सब जो चीज़ें दिख रही है, लाइट दिख रहा है आपको, मैं दिख रहा हूँ, क्यों दिख रहे हैं? कलर्स दिख रहे हैं, क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द फिजिक्स। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही है, अब फैन के नीचे बैठे हो, एसी के नीचे बैठे हो, तो वो फैन घूम रहा है। तो फैन क्यों घूम रहा है? आपने पढ़ा 10th क्लास में इलेक्ट्रिक मोटर, वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट, कॉइल, ये सब चीज़ें आ गई।
तो ये चीज़ क्यों नहीं समझ रही आपको कि आपके आंखों के सामने वो चीज़ें है और वो नहीं समझ सकती? ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर आपकी आंखों के सामने नहीं होता तो मैं समझ सकता था। अगर मैं कहता सेल है, सेल के बारे में बताओ, सेल तो हमें अपने आंखों से दिखता नहीं है तो उसके बारे में क्या समझेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फैन है, मोटर है, वो तो हमें दिखता है, आप उसे ओपन करके देख सकते हो या इमेजिनेशन कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इजी, मतलब ये सब्जेक्ट क्या है, हमारा पूरा नेचर पे डिपेंड है, इट इज नेचुरल सब्जेक्ट। एक्चुअल में जो फिजिक्स का असली मीनिंग है, इट इज अ ग्रीक वर्ड फेसिल कुछ नाम से आया है, फेसिल या फेसिस कुछ नाम से आया है। तो दैट वर्ड मीन्स नेचर, उसका मतलब होता है नेचर। तो साइंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को नेचर कहा गया है। सोचो कि इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिया है कि फिजिक्स को नाम दिया है नेचर। क्या नाम दिया है? तो ग्रीक में नेचर जिस वर्ड को कहते थे उसी को फिजिक्स कहा गया। फेसिल नाम था, फेसिल से फिजिक्स हो गया वो, ठीक है। तो चलो अब ये पॉइंट तो हो गया, ये महाभारत रामायण हो गई इसकी हमारी फिजिक्स की। अब हम बात करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, है ना। अब आप बोलोगे सर इतना बता रहे हो, बुक में हमें दिया हुआ है कि 2 साल में हम जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं पूरा एक चैप्टर में दिया है, तो क्या इतना छोटा सा हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं? क्या इतना सा फिजिक्स है कि एक चैप्टर में आ गया? तो नहीं बच्चों, फिजिक्स में आप लोग दुनिया में जितना भी फिजिक्स अवेलेबल है, दुनिया में जितना भी फिजिक्स अवेलेबल है वो पूरा का पूरा फिजिक्स आप 11th-12th में पढ़ने वाले हो। इतना याद रखो कि दुनिया में जितना भी फिजिक्स के टॉपिक अवेलेबल है वो सारे टॉपिक आप पढ़ने वाले हो। इतना ज़्यादा फिजिक्स आपको पढ़ना है, लेकिन वहाँ पर एक कंस्ट्रेंट है कि जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो उसका सिर्फ आप इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हो, सिर्फ उन टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन। तो आपका 2 साल का सिलेबस पूरे वर्ल्ड के फिजिक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इन फ्यूचर अगर आप फिजिक्स में कुछ काम करना चाहते हो, मतलब अगर कुछ सच में कोई अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो फिजिक्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट। या मतलब स्पेस के लिए वर्क कर सकते हो या एविएशन में वर्क कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप वर्क कर सकते हो। तो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं कि हम फिजिक्स में स्कोप ऑफ फिजिक्स, जो हमारा टॉपिक है कि हम स्कोप ऑफ फिजिक्स से पहले हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद मैं स्कोप ऑफ फिजिक्स पे बात करता हूँ कि हाउ अ लॉ इज मेड। एक लॉ या फिर एक रूल कैसे बनता है, लॉ जो है लॉज ऑफ मोशन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये बना कैसे, हाउ लॉज आर प्रिपेयर्ड, हाउ लॉज आर प्रिपेयर्ड। क्या आपने कभी सोचा कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों आ गया, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों आ गया, ये लॉ ऑफ मोशन आए क्यों? हमको तंग करने इतने बड़े बड़े सेंटेंस बनाया न्यूटन ने और हमारा जा फ्राई कर दिया, है ना। तो आए क्यों और कैसे आए? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जब आप पढ़ रहे थे। तो न्यूटन आराम से चाय पी रहा था पेड़ के नीचे, एप्पल के ट्री के नीचे बैठ के, और उसके सर पे एप्पल गिरा। अगर कोई हमारे जैसा इंसान होता तो हम क्या करते, वो एप्पल लेते, उसको घर लेके आते, वॉश करते, बढ़िया काट के खा लेते, यही होता ना। पर वो इंसान, उसने उसको देखा, उसने उसमें दिमाग लगाया ये भाई एप्पल नीचे गिर रहा है, मतलब हम लोग तो सोचते भी नहीं कि एप्पल, उसने फिर उस पर कीन ऑब्जर्वेशन किया। मतलब कोई भी लॉ अगर वहाँ पर अप्लीकेबल होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर कोई लॉ बनता है तो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, कि अगर आपको अपने ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज करने पड़ेंगे, आपके आजू बाजू में, आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे फिजिक्स के फेनोमेनन हो रहे हैं जिसके बारे में शायद दुनिया में कुछ पता ना हो। बस आपको सिर्फ आपकी आंखें उतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप उस फेनोमेनन को कैप्चर कर पाए और उसके ऊपर फिर स्टडी कर पाए। जैसे न्यूटन ने किया कि एप्पल तो रोज गिरते होंगे, बट पूरी दुनिया में से उसने ही सोचा कि एप्पल गिर रहे हैं, एप्पल गिर रहे, उसने फिर एप्पल गिरने के ऊपर कंटिन्यूस उस पर ध्यान दिया कि एप्पल गिर रहे, वैसे बाकी चीजें गिरा कर देखिए। फिर ऑब्जर्वेशन होने के बाद क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब सेकेंड स्टेप आएगा एक्सपेरिमेंटेशन, कि अगर आपको लगता है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो दुनिया में किसी को पता ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में बच्चों। पानी फ्लो होता है, सिंपल पानी फ्लो होता है, तो अगर आप टैप की स्पीड स्लो रखोगे तो वो कैसे फ्लो होता है, टैप की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दो तो कैसे फ्लो होता है, और टैप की स्पीड कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दो तो कुछ अलग तरीके से फ्लो होता है। उसे फ्लूइड मैकेनिक्स में वो टॉपिक आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वो भी एक टाइप का फिजिक्स है। तो आपके घर में टैप तो हमें किसी लैब में नहीं यूज़ करना है, घर पे हम जो नॉर्मल टैप यूज़ करते हैं उससे आप एक नया साइंस बना सकते हो। बस आपको सोचना पड़ेगा, उसका ऑब्जर्वेशन बनाना पड़ेगा, और एक बार ऑब्जर्वेशन बन गया उसके बाद आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, सेम टाइप के एक्सपेरिमेंट बार बार करोगे। एक्सपेरिमेंट करने से आपको फिर से ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट के आप क्या निकालोगे, एक्सपेरिमेंट से आप क्या निकालते थे अब तक के 10th क्लास में आपने निकाला होगा, आपको वहाँ पर रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको वहाँ पर, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन।
रिजल्ट एंड कंक्लूजन का मतलब कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किए उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, उससे कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा, कंक्लूजन आप बनाओगे, तो वो कंक्लूजन से आप समझ जाओगे कि आपने जो ऑब्जर्व किया सच में वो कुछ है। नहीं तो हम तो कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाँ वो चिड़िया उड़ रही है तो उड़ रही है ना, चिड़िया तो उड़ती है वो तो उड़ने ही वाली है, उसको पंखे तो उड़ेगी। तो वैसे ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, कुछ स्पेशल ऑब्जर्वेशंस करने हैं, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करना है, उसके रिजल्ट एंड कंक्लूजन निकालने हैं, एंड उसके बेसिस पर आप क्या बनाओगे, एक लॉ बनाओगे या फिर एक थीसिस लिखोगे। एक लॉ बनाओगे, एक थीसिस बनाओगे और दुनिया में सबको बताओगे कि देखो मैंने ये ऐसा स्टडी किया है, ऐसा मेरे पास थीसिस है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में ये साइंस में इंक्लूड किया जाए। फिर क्या होगा, अब आप तो अकेले साइंटिस्ट बैठे नहीं हो दुनिया में तो हजारों लाखों साइंटिस्ट बैठे हैं। वो क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि आपकी थीसिस को वो गलत प्रूफ करे, फॉल्सिफाई। मतलब या तो वो हो जाएगी, इसको हम कहते हैं टर्म, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली कि हम उसे क्या कहते हैं, पास करने को, मतलब जैसे कि या तो हम उसको पास कर सकते हैं कि या फिर वो मतलब एक्सेप्टेड, ओके आई विल राइट हियर एक्सेप्टेड। या तो आप जो लॉ दोगे वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा सभी साइंटिस्ट से, या फिर कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा, मतलब कोई क्या बोलते हैं उसे, हाँ कोई आएगा दूसरा पर्सन और वो इस थीसिस के अगेंस्ट में वही एक्सपेरिमेंट करेगा और दिखाएगा कि आपने जो रिजल्ट लाए वो पूरे के पूरे गलत है, देखो मेरे पास ये दूसरे रिजल्ट आए, और आपकी थ्योरी को, आपकी लॉस को वो फॉल्सिफाई प्रूव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो एक्सेप्ट होती है तो लॉ बनता है, फॉल्स होती है तो नया लॉ बनता है, जो नया साइंटिस्ट आएगा उसका लॉ बनेगा। बात समझ में आए? तो इस तरीके से लॉस बनते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, बोर हो रहा है क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फिजिक्स थोड़ा सा बोर लगता है, एक्चुअल में बोर है ही नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सोचने वाली बात है। जो भी आप चीज़ कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, यहाँ से उठकर घर जाओगे तो यहाँ से उठते हो तो अपना पेन बॉक्स में रखोगे, नोटबुक बंद करोगे, बैग में डालोगे, हर एक जगह आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आप कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करके अपनी एनर्जी सेव कर सकते हो वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ से घर जाने में आपकी एनर्जी कैसे बच सकती है। अब बोलोगे सर मेरे पास तो गाड़ी है, मैं बस ऑन करना है और भाग जाऊंगा, तो गाड़ी की बात तो अलग है, तो गाड़ी में कितना पेट्रोल लग रहा है कि आप गाड़ी को कौन से स्पीड में चलाओ कि पेट्रोल कम लगे, गाड़ी में कितने बार आप ब्रेक दबाओ कि आपकी गाड़ी को पेट्रोल कम लगे, इस तरीके की कैलकुलेशन भी आप फिजिक्स यूज करके कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, मतलब स्कोप ऑफ फिजिक्स पर बात करते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स, कि हमारा चैप्टर या फिर हमारे जो 11th और 12th में हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैंने इसका आंसर भी दिया था कि दुनिया में जितना भी फिजिक्स है उस पूरे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आप पढ़ने वाले हो, लेकिन अगर मैं स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, देखो हमारे पास 3 टाइप्स आ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज, कि हम कितने साइज के ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा मैक्रोस्कोपिक, आई थिंक ये मैंने केमिस्ट्री की क्लास में बताया था, और उसका अपोजिट होता है माइक्रोस्कोपिक, और इन दोनों के बीच में आता है मेसोस्कोपिक। ठीक है, तो मेसोस्कोपिक में हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करने वाले, मेसोस्कोपिक एज सच की मैक्रोस्कोपिक और मेसोस्कोपिक लगभग सेम ही होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल जिसमें हम एटम मॉलिक्यूल लेवल पे बात करते हैं। देखो मैक्रोस्कोपिक एंड मेसोस्कोपिक, सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोस्कोपिक में हम बात करते हैं एक बल्क सब्सटेंस की, एक पूरा सब्सटेंस, पानी का एक पूरी नदी के बारे में बात करें, एक पूरे ऑब्जेक्ट की हम बात करें कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, कितना फोर्स से इसको उठाना पड़ेगा, तो तब हम इसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, बट अगर हम इस सब्सटेंस के एक एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा, जैसे मैंने इसको उठाया तो इसके सिंगल मॉलिक्यूल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, इसको मैंने अगर उठाया फोर्स अप्लाई किया तो इसके सिंगल मॉलिक्यूल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, इसके एटम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तब हम उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी। क्या बात समझ में आई? थोड़ा सोचो कि इन दोनों में से पहले कौन सी आई होगी, ये आई होगी या ये आई होगी, माइक्रोस्कोपिक पहले आई होगी या फिर मैक्रोस्कोपिक पहले आएगी। थोड़ा सोचो कि अगर आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे घर से बाहर तो आपको क्या डायरेक्ट माइक्रोस्कोप मिल जाएगा स्टडी करने? नहीं, आपके आसपास जितनी चीज़ें होगी पहले आप उनको स्टडी करेंगे, उसके बाद स्टडी कर करके आपको लेंस मिलेगा और लेंस को जोड़ कर आप एक माइक्रोस्कोप बनाएंगे और फिर माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहला आया था माइक्रोस्कोपिक, इसलिए इसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्लासिकल, क्लासिकल मतलब क्या होता है?
क्लासिकल गाने, क्लासिकल वीडियोस, क्लासिकल म्यूजिक, ओल्ड, हाँ बुढ़े लोगों के गाने हैं, हाँ पापा मम्मी के एज के गाने। हमारे तो एकदम रॉक स्टार है, हम लोग तो यो है पूरे। तो ऐसा नहीं होता है, क्लासिकल इज ओल्ड, मतलब ओल्ड इज गोल्ड होता है। तो क्लासिकल फिजिक्स एंड माइक्रोस्कोपिक को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या कहते हैं हम इसको? मॉडर्न फिजिक्स। एंड इसे हम एक और नाम देते हैं क्वांटम फिजिक्स। आई थिंक यू हैड हर्ड अबाउट क्वांटम फिजिक्स, शायद पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो हम इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब देखो, इसमें मैंने पहले ही कहा कि माइक्रोस्कोपिक में हम बड़े ऑब्जेक्ट या बड़े लेवल पर बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक में हम छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं। तो चलो मैक्रोस्कोपिक में हम पढ़ने क्या वाले एग्जैक्टली? तो मैक्रोस्कोपिक में हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या? हम मैक्रोस्कोपिक में 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलो एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, मतलब मैं सीक्वेंस में बताऊंगा कि हम इसमें से 2 पार्ट 11th में पढ़ने वाले हैं और 2 पार्ट हम 12th में पढ़ने वाले हैं। तो पहला पार्ट हम पढ़ने वाले 11th में मैकेनिक्स, जिसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो बच्चों, आप में से जितने लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन लोगों को ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिक्स अगर आपको नहीं आता तो समझ लेना आप इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैकेनिक्स इज द समझ लो कि बेस ऑफ द इंजीनियर्स, कि आपको मैकेनिक्स आना ही चाहिए। इंजीनियरिंग लॉजिक अगर आपको समझना है तो मैकेनिक्स आना ही चाहिए। और जो इंजीनियरिंग नहीं भी करना चाहते तो एटलीस्ट फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब फिजिक्स में कोई रीज़न होगा जिस वजह से हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं उसके अगर आपको लॉजिक समझने हैं तो मैकेनिक्स अगर आप समझ जाओगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम कितनी एनर्जी, कितना फोर्स अप्लाई करें कि हम कम से कम एनर्जी में घर पहुंच जाए, तो वो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। चलो मैं बता देता हूँ कि हम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला मैकेनिक्स में हम मोशंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग, अब यहाँ पर पूरे पॉइंट्स तो कवर नहीं होंगे, लेकिन जो बेसिक है कि जितने भी मोशंस है, अब ये देखो मोशंस मतलब सॉलिड पार्टिकल मोशन की। अब ये सॉलिड पार्टिकल, इसकी मोशन कैसे होगी? सॉलिड पार्टिकल कैसे होगी इसकी मोशन? अब ये सॉलिड पार्टिकल में ही इसको मैंने अगर पाउडर बना दिया, पाउडर क्या ये जैसे मोशन करता है, पाउडर भी वैसे ही मोशन करेगा? नहीं, तो पाउडर की मोशन अलग आएगी। अगर मैंने लिक्विड लिया, लिक्विड की मोशन कैसे होगी? लिक्विड की या एयर की, फ्लूइड की मोशन, तो फ्लूइड की मोशन अलग होगी, उसको फ्लूइड मैकेनिक्स कहेंगे, सॉलिड मैकेनिक्स कहेंगे। देन इसमें मशीन्स के बारे में आएगा। मशीन्स, लीवर आपने पढ़ा था, हाँ, लीवर पुली सिस्टम पता है आप लोगों को? लीवर पुली सिस्टम अगर हम बीच में रखें तो सिंपल हो जाता है, बट अगर एक कॉर्नर में रखेंगे तो हम ऑब्जेक्ट उठा नहीं पाएंगे। इस तरीके से दरवाजे का एज एक कॉर्नर में होता है तो हम दरवाजा ऐसे से खोल पाते हैं, अगर बीच में रहता तो दरवाजा रोटेट हो जाता। तो इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें हम थोड़े से हाई लेवल पर पढ़ने वाले हैं, थोड़े सा है, ठीक है। पुली सिस्टम, कुएं से हम पानी निकालते हैं तो अगर डायरेक्ट रस्सी से निकालोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, पुली यूज़ करोगे तो कम एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हुआ। इसमें हम लोग साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, साउंड कैसे काम करता है। देन वेव प्रोपगेशन, मैकेनिक्स में हम मोशन पढ़ने वाले हैं, तो प्रोपगेशन का मतलब होता है मूवमेंट, तो वेव कैसे ट्रांसफर होती है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, बट ठीक है यहाँ तक के ओके। मैकेनिक्स ओके, इतना हम इस 11th में देखो ऐसे अगर हम बोलेंगे तो 85 to 90% पूरा टॉपिक ग्रेविटेशन, 80 to 90% हम यही पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स। इसमें ग्रेविटेशन भी आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला पार्ट मैकेनिक्स, जो कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी, जिसमें हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की स्टडी, एटम, इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टडी नहीं कर रहे। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो बच्चों, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और फिजिक्स में भी पढ़ते हो, लेकिन फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स अलग है और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स अलग है। मतलब तो दोनों का सेम है, सब्जेक्ट भी दोनों का सेम है, लेकिन फिजिक्स में हम थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा। और केमिस्ट्री में जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वो पर्टिकुलरली हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वो हम मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब मोस्टली हम यहाँ पर हीट इंजन्स की बात करते हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, कि हीट कैसे चेंज होगी। जैसे अगर मैं खाना बनाना चाहता हूँ तो अगर मैं गैस में एक कंटेनर रखता हूँ, उसको मैं हीट करता हूँ, तो मुझे उसमें गैस
कितनी गैस कंज्यूम होगी एक बार खाना बनाने के लिए, कितनी मैं गैस कंज्यूम करूंगा, कितनी मुझे हीट देनी पड़ेगी। अगर मैं गैस से खाना बना रहा हूँ तो मुझे सपोज 1 लीटर गैस लग रही है, तो मुझे वुड, अगर मैं उसकी जगह लकड़ी यूज़ करता हूँ तो मुझे कितनी लकड़ियाँ, कितनी केजीज मुझे लकड़ियाँ यूज़ करनी पड़ेगी। या उसकी जगह अगर मैं घास फूस यूज़ करता हूँ तो मुझे कितने केजी घास फूस यूज़ करनी पड़ेगी। या मैं उसकी जगह अगर कोल यूज़ करता हूँ तो कितना केजी कोल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हुआ मेरा थर्मोडायनेमिक स्टडी। अगेन मैं इसमें हीट दे रहा हूँ, लकड़ी जला रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल लकड़ी जलाता हूँ तो इतना हीट 100 जूल हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन मैं उसके ऊपर कंटेनर रख रहा हूँ तो कंटेनर रखा हुआ है, इसके वजह से पूरा 100 जूल ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा 10% लॉस भी होगा, बाहर हीट रिलीज होगी। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आपने पढ़ा है 7th में, शायद 7th क्लास में पढ़ा है, याद नहीं होगा आप लोग को। 7th में पढ़ा है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। शायद 10th में भी पढ़ा है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नहीं अपने 7th में पढ़ा था तो अब भूल गए होंगे, बट ठीक है हम इसमें पढ़ लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में तो यहाँ पर आएगा हीट इंजन, सबसे पहला तो हीट इंजन के बारे में आएगा। हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। देन रेफ्रिजरेशन, कि हमारा जो रेफ्रिजरेशन होता है, रेफ्रिजरेटर, एसी या ठंडी, मतलब हम कूलिंग कैसे करते हैं, या हीट प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर के बारे में, मोस्टली हम टेम्परेचर के बारे में ही बात करते हैं, टेम्परेचर। और अगर हम इसको केमिस्ट्री के टर्म में बात करते हैं तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, मतलब ए और बी मैं मिक्स कर देता हूँ, ए और बी मैंने मिक्स कर दिया, क्या वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हम इस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप हो जाता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर पेस्ट्री ला के रख दूँ तो सब अपने आप बराबर कट कट करके खा देंगे, बट मैंने यहाँ पे करेले ला के रख दिया तो कोई अपने हाथ से नहीं लेगा, मुझे जबरदस्ती सबको देना पड़ेगा। क्या बात समझ में? तो पेस्ट्री रखी थी, सबने अपने अपने हाथ से ले ली, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब अपने आप हो गया। और मैंने करेले रखे तो मुझे जबरदस्ती कराना, दैट इज नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ रही है? पेस्ट्री एंड करेले का एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल आ गया मेरे दिमाग में, पता नहीं कैसे। ओके, सो टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनिटी हम चेक करते हैं इसमें। तो नहीं खिलाने वाला हूँ मैं आपको करेला, ना ही पेस्ट्री, टेंशन मत लो, करेला भी नहीं मिल रहा है, पेस्ट्री भी नहीं मिल रही, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स इज ओके। ये दोनों पार्ट हमारे 11th के हैं, मतलब मेन हम 90% मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा पोर्शन, असली में बहुत सारा है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन हम थर्मोडायनेमिक्स का द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह थोड़े थोड़े पोर्शन, मतलब बहुत थोड़े से टॉपिक हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है 12th, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है 12th। तो 12th में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को टेंशन आता है। मुझे भी कभी टेंशन होता था इसमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम से ही आप समझ सकते हो कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको तो अब समझेगा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, बट बस जनरल टर्म कि चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसमें फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे क्रिएट होगा, उन सब के बारे में डिटेल में। अब 10th तक तो बच्चे वाला पढ़ लिया, अब 11th 12th में हम डिटेल, मतलब ये चैप्टर आएगा 12th में, इसके रिलेटेड चैप्टर्स आएंगे 12th में। बात समझ में आ रही है? एंड इसी सेक्शन का मतलब मैक्रोस्कोपिक स्टडी का लास्ट सेक्शन है ऑप्टिक्स, लेकिन अब जगह नहीं बची, तो पहले आप इसको नोट कर लो। नोट करने से पहले क्या करेंगे बच्चों, आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देंगे, पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। पहले इसको नोट करो, उसके बाद मैं इसके आगे का पॉइंट बताता हूँ। ओके, तो अब हमने मैक्रोस्कोपिक स्टडीज के 3 पार्टीशन कर दिए थे। मैकेनिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स हमें समझ में आ गया, वो हम 11th में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में हर एक चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद हमने पढ़ा, मतलब टॉपिक देखा, मतलब इसका डिवीजन देखा, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, वो भी हम 11th में ही पढ़ने वाले हैं। थर्ड डिवीजन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वो हम 12th में पढ़ने वाले हैं। और इसका लास्ट पार्टीशन अब मेरा खत्म हो गया था जगह, इसलिए तो आप साथ में ही लिख लेना उसको। तो यहाँ पर आएगा लास्ट पार्ट, 4th पार्ट, ऑप्टिक्स, ठीक है। क्या नाम है उसका? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। समझा है कि नहीं समझा? ऑप्टिक्स मतलब लाइट, ऑप्टिक्स मतलब हम यहाँ पर लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पर लाइट आती है तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े हैं आपने? नाम आपने उसको प्रॉपर्टीज से नहीं पढ़ा था, क्योंकि आपके टीचर्स ने ही बताया नहीं कि वो लाइट की प्रॉपर्टी होती है। आपने पढ़ा नहीं रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा, रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा, डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा,
डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा आपने, स्कैटरिंग पढ़ा और डिस्पर्शन पढ़ा, ठीक है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आप 12th में पढ़ेंगे। तो 12th में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइट होता क्या है, क्योंकि हमने 10th में नहीं पढ़ा था। लाइट होता क्या है एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे 12th में। उसका प्रोपोगेशन मतलब लाइट ट्रैवल कैसे करता है, मतलब वहाँ से हमारे आंखों के अंदर आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें होता क्या है, वो सब चीज़ें, उसके जितने भी फेनोमेनन है दुनिया में, जिसकी वजह से हम और भी मतलब अब तक हम सिर्फ रिफ्लेक्शन जानते हैं, रिफ्रैक्शन जानते हैं, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्शन जानते हैं। स्कैटरिंग मतलब लाइट को हर डायरेक्शन में फैलाना, और डिस्पर्शन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। पढ़ा है ना आपने, प्रिज्म से जब हम लाइट को पास करते हैं तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, इट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो वो 4 प्रॉपर्टीज लाइट की आप पढ़ चुके हो, पर इसके आगे है इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, वो सब प्रॉपर्टी हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मैक्रोस्कोपिक स्टडी। लगभग इसका थोड़ा सेक्शन मेसोस्कोपिक में भी आ जाता है। याद रखना मेसोस्कोपिक स्टडी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच का है। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ने नहीं वाले। इन फ्यूचर अगर आप फिजिक्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो या इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाते हो तो आपको मेसोस्कोपिक स्टडी पढ़नी पड़ती है। नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो पार्ट फिर मेसोस्कोपिक का आता है। तो हम अभी फिलहाल उसके बारे में नहीं बात करेंगे, कभी आ जाता है टॉपिक रिलेटेड तो मैं बता दूंगा, बट फिलहाल नहीं। चलो फिर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या पढ़ते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न स्टडी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम एटम के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एटम के बारे में। हम एटम के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये एटम ही तो सब करता धरता है इस मैटर का। हम जैसे बोलते हैं करता धरता, हमारे करता धरता ऐसे बोलते हैं ना, हमारे करता धरता तो वो है, लेकिन असली में फिजिक्स के करता धरता है हमारा एटम भाई। ये एटम भाई सब कमाल कर देता है, इसके हिलने से पूरी दुनिया हिल जाती है। अगर ये हिल गया थोड़ा सा तो एटम पूरी दुनिया हिल जाएगी, समझ में आ गया। तो एटम के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात भी करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी बहुत डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता कि प्रोटॉन प्रोटॉन उसके बीच में तो रिपल्शन फोर्स होना चाहिए। तो वो प्रोटॉन्स इतने से न्यूक्लियस के अंदर बैठता कैसे, जो 2 दुश्मन को आप एक कमरे में बंद कैसे कर दिए। क्वेश्चन आता है ना, 2 दुश्मन को क्या आप एक कमरे में बंद कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो एक दूसरे का खून कर देंगे। तो वैसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन को इतने से न्यूक्लियस में पैक कैसे किया गया होगा, तो उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हो, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ तो पूरी दुनिया चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटे से स्मॉल रिएक्शन से हम करोड़ों साल, मतलब करोड़ नहीं पर लाखों साल तक हम एक कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसी के ही अपोजिट एक छोटी सी क्वांटिटी पूरी कंट्री को गायब भी कर सकता है, ये आप जानते हो। इसलिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर में ज़्यादा स्टडी नहीं की जाती। अगर ज़्यादा स्टडी हो गई तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, बट हमें तो सिर्फ उसके बारे में जानना है कि हम किस तरीके से उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि हम इस देश को आगे बढ़ाएं। तो जितना भी पॉसिबल हो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सोचेंगे और पॉजिटिव बातें ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स खत्म होता है। इसके बाद में भी कुछ टॉपिक्स है कि इस चैप्टर में हम फोर्सेस वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। तो जाने से पहले क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। बच्चों ज़्यादा सब्सक्रिप्शन 1K का टारगेट है फिलहाल, इस मंथ में मेरा 1K कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1K मतलब 1000, ठीक है, 1000 लाइक 1000 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, ओके, क्योंकि हो रहा है ना 250 कुछ हो गया, तो अब जल्दी से जल्दी 1000K कर दो, 1K कर दो, ओके, एटलीस्ट 1K। देन नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।